नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले हरियाणा लाइनमैन मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया था सिरसा में टेक्निकल मंच के द्वारा। तो काफी बच्चों ने बढ़िया इंटरेस्ट दिखाया उसके अंदर। दूर दूर से बच्चे आए हुए थे, रेवाड़ी से, लोहारू से, दादरी से, भिवानी से, इस साइड रोहतक से काफी बच्चे आए हुए थे। तो बढ़िया लगा टेस्ट का और माहौल भी काफी अच्छा रहा। अब कोशिश ये है कि अगले महीने एक और टेस्ट आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करवाया जाए। बच्चों को काफी अच्छा लगा कि सर क्वेश्चंस काफी बढ़िया थे, इसी टाइप का लेवल काफी अच्छा लगा उन बच्चों को। तो पता भी चला भी अपनी तैयारी का लेवल क्या कुछ है उनके लिए, कितना का उन्होंने जो है वो पढ़ाई कर रखी है, कौन से टॉपिक में कुछ कमजोरी लगी तो वो टॉपिक हमें कवर करने चाहिए। सारा कुछ इस टेस्ट के बाद बच्चों को पता चला है। इसी टाइप का टेस्ट एक और आगे अगले महीने कोशिश रहेगी ऑर्गेनाइज करवाने की। डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे एक एक क्वेश्चन का। काफी बच्चे बोल रहे थे सॉल्यूशन करवाइए, तो डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहे टेक्निकल मंच ऐप के साथ, तो अभी 2 दिन के लिए ऑफर है आप सभी के लिए, कल से शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को कोर्स जो ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूं, VIR वीर बैच 2.0 ये आपको ज्वाइन करना है। कंटेंट के लिए ही जाना जाता है, सब कुछ सिस्टम आप सभी को पता है, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ये आपको बैच ज्वाइन करना है और कूपन कोड आप सभी के लिए रहेगा राखी40। ठीक है ना, ये कूपन कोड आप सभी बच्चों के लिए रहेगा। तो जो बच्चा लगे भी हाँ हमें तैयारी करनी है, टेक्निकल का बेहतरीन कंटेंट कवर करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक नंबर, डिटेल से बताऊंगा, सारा कुछ हम डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा ठीक है, अच्छे लेवल के दे रखे थे, बच्चों को पता चलना चाहिए भी लेवल के क्वेश्चन है तो किस टाइप की हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उस हिसाब के सारे क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ दे रखा है यहाँ पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो एक कमरे में कुल हमारे पास कितने लैंप है? 30 लैंप प्रत्येक 1300 ल्यूमेन का नियत निर्गत प्रदान करते हैं। इनके द्वारा कमरे में 120 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की प्रदीप्ति उत्पन्न होती है। तो कमरे का कुल फ्लक्स या कुल प्रकाश की मात्रा, यानी कि आप इंग्लिश में देख सकते हो 30 आपके पास टोटल लैंप है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले टोटल लैंप कितने हैं? टोटल लैंप जो है, टोटल लैंप ये हमारे पास है 30। अपना जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, अगर आपने टेस्ट देखा भी नहीं है, पीडीएफ भी आपको नहीं मिली है, तो वैसे तो मैंने टेक्निकल मंच ऐप पर अपलोड कर रखा है। ठीक है ना, पीडीएफ भी अपलोड कर रखी है। टेक्निकल मंच ऐप पे जाओगे, फ्री कोर्स के अंदर पीडीएफ है, आप टेस्ट देके देख सकते हो। अगर किसी बच्चे ने जो सॉल्यूशन नहीं कर रखा, तो यहाँ डिटेल से सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, इसको आप अलग से नोट कर सकते हो कि क्या उनसे किस टाइप के क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन होगा। खुद से भी ट्राई करना आप। ठीक है, चलिए टोटल लैंप हमारे पास है 30। ठीक है जी, ईच गिविंग ए कांस्टेंट ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात है, आप सभी को बता रखा है ल्यूमिनस फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन होती है, याद रखना, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद हमारे पास जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, ये कितना दे रखा है? ये है 1300 है। ठीक है ना, 1300 है, शायद मैंने कुछ और बोला था। 1300 ल्यूमेन, ल्यूमेन लिखते हैं इसे, 1300 ल्यूमेन। इफ these lamp produce an illumination 120 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इसका मतलब इल्यूमिनेशन कितना दे रखा है? इल्यूमिनेशन को हम ई से लिखते हैं, याद रखना, इल्यूमिनेशन को ई से लिखा जाता है। ये दे रखा है 120। ठीक है, और इसकी यूनिट आप लिख सकते हो या तो लक्स, या आप इसकी यूनिट लिख सकते हो कि ल्यूमेन बटा में मीटर का स्क्वायर, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, देन व्हाट इज द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स। उसके बाद पूछा क्या है कि टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स बताओ। बस ये आपको घुमाने के लिए, कुछ नहीं पूछ रखा है इसमें। टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स हमें यानी कि फाई निकालना है। फाई टोटल निकालने के लिए कितने लैंप है? 30 लैंप है जी। ठीक है, तो हमारे पास प्रत्येक का कितना हो रहा है? 1300 ल्यूमेन बना रहा है जी। तो करना क्या है, इनकी गुणा कर दो बस, 13 3
39, तो ये हमारे पास, ठीक है, 13 3 39, 1 0 हो जाए और आ जाएगी। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास इतने ल्यूमेन्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा घुमाने के लिए ये जो इल्यूमिनेशन है वो और दे रखा था, तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3900 ल्यूमेन हमारे पास सही रहेगा। ठीक है, शायद दिखाई दे रहा होगा एकदम, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है, देख सकते हो। ये क्वेश्चंस थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाइल स्टडिंग एन एसी सर्किट, एसी सर्किट के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एसी सर्किट। उसके बाद क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड, ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या दी हुई है आप सभी के सामने, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर इक्वेशन अलग से। इक्वेशन हमारे पास है कि वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस, और प्लस का बहुत बड़ा रोल है, प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, और बटा में 2, तो इसका हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, और ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में हमने कर दिया बंद इसको। क्लियर बात। तो अब देखो क्या बात बोल रखी है, एसी सर्किट का अध्ययन करने पर निम्न समीकरण का निर्माण हुआ। ये समीकरण बन गई, इस समीकरण का निर्माण हुआ, ये हमारे पास है वोल्टेज, ठीक है। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि सर्किट में करंट, अब आप देखो वोल्टेज जो हमारे पास है ये 90 डिग्री, इस प्लस का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री प्लस का मतलब होता है लीड करना, ठीक है ना। अगर यहां प्लस की जगह लिखा होता माइनस, तो इस माइनस का मतलब होता लैग करना, ठीक है। तो अब तो प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस लिखा है तो लीड करेगा, यानी कि ये वोल्टेज लीड करेगी। इसका अर्थ है कि सर्किट में करंट, वोल्टेज तो प्लस में है तो लीड करेगी, तो करंट क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। तो सर्किट में करंट वोल्टेज के कला में है, फेज में नहीं है। वोल्टेज से 90 डिग्री, 90 डिग्री तो वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज से लीड थोड़ी करेगा 90 डिग्री, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा, ठीक है। या फिर हमारे पास वोल्टेज से 60 डिग्री का कोई मतलब नहीं है, 60 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आराम से आप पढ़ सकते हो कि जो हमारे पास सर्किट में करंट है, ये करंट क्या रहेगा, सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग होगा। क्यों लैगिंग होगा, क्योंकि आप सभी को पता है वोल्टेज प्लस में है, 90 डिग्री आगे है। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टेज जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा। इसका मतलब वोल्टेज, अगर करंट ये है, ठीक है, करंट ये है, तो वोल्टेज हमारे पास लीड करेगी, यहाँ पर वोल्टेज ये रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये इसका ग्राफ बनता है। तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर कुछ एक जगह पर, कुछ एक शायद 4 सेट थे हमारे, उन एक सेट में मिस्टेक थी, ठीक है, हो सकती है मिस्टेक भी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है व्हीटस्टोन विधि निम्नलिखित में से किसे मेजर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास व्हीटस्टोन मेथड होता है, इससे एक तो हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं व्हीटस्टोन मेथड से, अज्ञात रेजिस्टेंस का। दूसरा हमारे पास जो अज्ञात रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की जो मीडियम वैल्यू होती है ना, मीडियम रेंज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, मीडियम रेंज को कैलकुलेट करने के लिए ये होता है। और मीडियम रेंज की अब रेंज होगी क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। मीडियम रेंज हमारे पास कितनी होती है, मीडियम रेंज हमारे पास 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक मीडियम रेंज पाई जाती है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मेन जिक्र किसका हो रहा है, रेजिस्टेंस का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए काम आता है। ओके, चलते हैं आगे। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये जो ये टाइपिंग हुई है इसमें, हाँ ऑप्शन थोड़े से इसमें कम दिखाई दे रहे हो, कोई थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन हमारे पास थोड़े से छोटे छोटे हो रहे हैं। एक फ्लोरोसेंट लैंप के पूर्ण प्रकाशित होने के पश्चात
उसके सर्किट में संयोजित चोक का निम्न, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चोक जो लगा हुआ है, चोक का निम्न में से क्या कार्य होगा। सर्किट में ट्यूबलाइट लगा रखी है, ट्यूबलाइट पूरी तरह से क्या है जो है वो बड़ी तरह से यूज होने लगी है, तो उसके बाद उसमें चोक का क्या काम होगा। चोक का काम ऑलवेज हैवी करंट, हैवी करंट तो नहीं भाई, ये तो नुकसान पहुंचाएगा। मेक द लाइट फ्री फ्रॉम फ्लिकरिंग, ना ये भी नहीं, चसबूझ नहीं होने देगा, ये भी नहीं करता। लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द लैंप फिलामेंट, ये कुछ ठीक लग रहा है। मेंटेन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ना ये कांस्टेंट नहीं रखता, ये तो वैसे ही कट गया फिर तो। ये सारे ऑप्शन कट गए, हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन बी। एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत रहे, कोई डाउट रहे, तो आप ऑप्शन कट करके देखो, दो ऑप्शन तो अपने आप आसान तरीके से कट हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा के कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब मेन हमारे पास जो चोक है, इसका मेन काम क्या हुआ, जो करंट होता है उसको लिमिट करना, ठीक है ना। फिलामेंट होगा लैंप का, उसके अंदर करंट को फ्लो करवाने में लिमिट करने का, कंट्रोल करने का एक प्रकार से चोक का कार्य होता है। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन अगला देखो। Which diode is capable of conducting effectively at low barrier potential, ये भी बढ़िया है। लो बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो इनमें से हमारे पास किस टाइप का डायोड, सिलिकॉन से बना, मिक्स्ड डायोड है, जर्मेनियम से बना, आर्सेनिक से बना हुआ, या फिर थर्मियोनिक से बना हुआ हमारे पास डायोड बढ़िया रहेगा, इसके अंदर लो बैरियर। तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि सिलिकॉन जो हमारे पास है, सिलिकॉन के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.7, सह से हमारे पास सिलिकॉन और सह से हमारे पास क्या है 7, याद रखोगे 0.7, याद रखना। उसके बाद 0.7 वोल्ट। उसके बाद जर्मेनियम के लिए जो हमारे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये होती है 0.3 वोल्ट। तो यहां पर देखो सिलिकॉन में 0.7 पर जाके ऑपरेट हो रहा है और जर्मेनियम में 0.3 पर जाके ऑपरेट हो रहा है, तो फिर पोटेंशियल बैरियर किसमें कम हुआ, तो इसका मतलब तो जर्मेनियम में हमारे पास पोटेंशियल बैरियर कम हुआ, तो जर्मेनियम में कम हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम में ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, लो पोटेंशियल बैरियर, थोड़ा सा सोच समझ कर करना था, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है, आसान तरीके से कर सकते हो। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक धातु प्लेट में प्रवाहित धारा का मान 70 एम्पियर, ठीक है, यानी कि हमारे पास 70 एम्पियर करंट दे रखा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसमें वैल्यू दे रखी है, उसको लिखोगे थोड़ा और बेस्ट रहेगा। ठीक है, 70 एम्पियर ये करंट की वैल्यू है। उसके बाद धातु प्लेट का कटाक्ष क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये कितना है 0.25 मीटर का स्क्वायर। वो तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, यहाँ लिखा है यार करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मान क्या होगा, तो आप सभी को पता है J बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कुछ एक बच्चों को ये नहीं पता भी करंट डेंसिटी को किस से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, याद रखना। J बराबर होता है I बटा में A। एरिया, करंट कितना है, करंट हमारे पास 70 है जी, एरिया कितना है, एरिया है 0.25 है। ओके, अब इसको आप डिवाइड करो, 70 डिवाइड बाय 25 हमारे पास है, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो जाएगी ऊपर, इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद आप चेक करो, इसका आंसर शायद 280, ठीक है ना, 280 आ जाएगा, कैंसिल करके देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका सही आंसर। तो याद रखो करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला, उसके बाद एक और करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं J बराबर सिग्मा E, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे लाइव है या फिर जो भी बच्चे बाद में देख रहे हैं क्लास को, ये बताना भी इस E को क्या बोलते हैं और इस E की यूनिट क्या होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हाट करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नाम ही देखो यहाँ पर आ गया आइडियल। व्हेन इट्स सेकेंडरी इज ओपन, सेकेंडरी हमने ओपन कर दी। अब सेकेंडरी हमारे पास ओपन है, सेकेंडरी साइड में हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मर बना देते हैं यहाँ पर, जिसकी प्राइमरी साइड तो हमारे पास जहां से सप्लाई देंगे
और जिसकी सेकेंडरी साइड हमारे पास ये होगी लोड लगाएंगे। अब ये बोला गया कि हमारे पास एक क्या है, करंट ऑफ ड्रॉन बाय द प्राइमरी के अंदर जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर दे रखा है व्हेन इट्स सेकेंडरी ओपन, सेकेंडरी यहाँ से क्या है, ओपन है। अब आप सभी को पता है सेकेंडरी यहाँ से ओपन है तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ पर करंट हमारे पास 0 होगा। तो ये एक प्रकार की नो लोड की कंडीशन बन जाती है। नो लोड की कंडीशन बनेगी तो इसमें किस टाइप का करंट हमारे पास फ्लो होगा, बस इसके अंदर एक प्रकार से मैग्नेटिक सिस्टम, मैग्नेटाइजिंग बनेगा। वैसे नो लोड में हमारे पास जो करंट है आई नोट के अंदर, आई नोट में एक आई एम करंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे पास फ्लो होता है इसके अंदर। तो मेन क्या रहेगा, ना तो इसके अंदर वर्किंग करंट होगा, ना लीकेज होगा, सेकेंडरी तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दी तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये चीज ध्यान रखना। आइडियल की बात है ये, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। अगर नॉर्मल होता तो यहां पर हम एक और लिखते आई नोट के इसके अंदर, इसमें एक और होता जिसे हम बोलते हैं आई डब्ल्यू, ये होता वर्किंग कंपोनेंट, वर्किंग करंट या वर्किंग कंपोनेंट, वर्किंग करंट, ये चीज होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए फुल्ली चार्ज लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है, फुल चार्ज है। अब फुल चार्ज है उसमें क्या कुछ कंडीशन रहेगी, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कि पॉजिटिव प्लेट बिकम रेड, रेड तो नहीं है, ऑप्शन वैसे ही गया। वाटर इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल, ना केमिकल रिएक्शन से वाटर थोड़ी बनेगा। ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ये भी ऑप्शन, ऑप्शन सारे कट हो रहे, देखो जो भी आप इस क्वेश्चन को करोगे ऑप्शन कट हो रहे हैं। ईएमएफ थोड़ी डिक्रीज होगा अगर फुल चार्ज है, ईएमएफ तो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव प्लेट बिकम व्हाइट, ना ना ये भी नहीं, फुल चार्ज के अंदर नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट हमारे पास ब्राउन टाइप की होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फुल चार्ज है तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, और ये लगभग आप सभी को पता है हम कितनी बोलते हैं, 1280 के करीबन हम फुली चार्ज के अंदर मानते हैं। ठीक है, 1280 या फिर आप लिख सकते हो 1290, ये हमारे पास फुली चार्ज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है फुल चार्ज में। ठीक है, पॉइंट में लिखा मिले तो ये लिखा मिल सकता है 1.28। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद भी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। आप सभी को इसमें पूछ रखा है कि सीरीज ओम मीटर, बस यहां से शुरू होता है सारी चीजें। सीरीज ओम मीटर इज कनेक्टेड टू अननोन रेजिस्टेंस, ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू द मीटर कॉइल, पॉइंटर विल बी मूव, बस ये पूछ रखा है। देखो दो टाइप के हमारे पास ओम मीटर होते हैं, एक तो ओम मीटर होता है सीरीज, सीरीज ओम मीटर, एक हमारे पास होता है शंट, शंट ओम मीटर, सीरीज और शंट। तो सीरीज ओम मीटर की बात करें तो मान लो हमारे पास ये एक स्केल बना रखा है हमने, ठीक है ना, ये हमारे पास एक स्केल है, यहां भी क्या रहेगा, ये एक स्केल है। अब क्या है, याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका याद कर रखा है हमने, तो भी शंट को हम ऐसे लिखते हैं शंट, और ऊपर लगाते हैं इस तरह की बिंदी। तो शंट लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है, तो यहाँ बिंदी जो हमारे पास है इसको मान लेते हैं 0, तो 0 से शुरू होगा और यहाँ जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ सीरीज हमारे पास इसका उल्टा, इन्फिनिटी से शुरू होगा और यहाँ क्या जाएगा 0 पर। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है स्केल इन्फिनिटी से 0। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम मूव इन्फिनिटी, ना इन्फिनिटी टू 0, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी सही होगा। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चंस को कवर करोगे तो काफी बढ़िया लगेगा। दिखाई दे रहा होगा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, 720 पिक्सल है वो कर लेना। किसी सिंगल फेज मोटर का रोटर की पूर्ण गति 75% भाग पर शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द सिंगल फेज मोटर इज रोटर शॉर्ट सर्किट एट अबाउट 75% ऑफ फुल
स्पीड ऑफ मोटर। तो ये हमारे पास किस टाइप की फिर मोटर रहेगी, ये आपको पूछ रखा है। तो आप सभी देखो भी, रिपल्सन इंडक्शन मोटर एक तो स्टेपर मोटर है, प्लेन रिपल्सन मोटर है, या फिर हमारे पास कंपनसेट रिपल्सन मोटर है, और एक दे रखी है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो यहां हमारे पास क्या रहेगा, कोई भी एक एकल हमारे पास सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, इसका रोटर हमारे पास अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए अबाउट कितने पर, 75% पर, और फुल स्पीड ऑफ मोटर। ये एक प्रकार से जब 75% की बात यहाँ पर हो रही है, तो इससे पहले जो ये मोटर रहेगी वो हमारे पास नॉर्मल चलेगी, उसके बाद जो हमारे पास मोटर है वो किस पर चलेगी, रिपल्सन स्टार्ट पर हमारे पास चलती है। ठीक है, तो इसका मेन क्या रहेगा, पहले रिपल्सन स्टार्ट, सॉरी पहले रिपल्सन पर स्टार्ट होगी, उसके बाद किस पर होगी, इंडक्शन पर रन होगी। तो 75% से पहले हमारे पास क्या रहेगी, पहले होगी रिपल्सन, पहले रहेगी रिपल्सन स्टार्ट। रिपल्सन स्टार्ट होगी जब 75% की स्पीड हो जाए और रोटर इसका शॉर्ट सर्किट हो जाए। इस कंडीशन में हमारे पास क्या दे रखा है, रोटर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, ये हो जाए, उसके बाद हमारे पास मोटर जो है वो किस पर चलेगी, उसके बाद इंडक्शन रन पर चलेगी, इंडक्शन रन पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका आंसर सी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि हमारे पास धुंध वाले स्थानों पर निम्न में से किस लैंप को लगाने की अनुशंसा की जाती है, धुंध वाले स्थानों पर, ये पूछ रखा है। तो आप सभी को पता है जो भी धुंध वाले स्थान है, जैसे कि मान लो सर्दियों के अंदर बाहर जो स्ट्रीट लाइट जो हम लगाते हैं, ठीक है, धुंध होती है, या फिर स्टेडियम वगैरह के अंदर हम लगाते हैं, तो वहां कौन सा लैंप होगा, वहां पर हमारे पास सोडियम वेपर लैंप होता है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप का जो प्रकाश है वो हमारे पास कौन सा प्रकाश होता है, येलो कलर का लगभग इसको प्रकाश आपको देखने को मिलता है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक तांबे की मिश्र धातु नहीं है, पूछ रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तांबे की मिश्र धातु नहीं, ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, देखो एक तो है ब्रास। ठीक है, ब्रास आप सभी को पता है कॉपर हो गया। ठीक है, ब्रास के अंदर कॉपर है और एक क्या रहेगा, जिंक। ठीक है जी, उसके बाद यूरेका हमारे पास क्या होता है, कॉपर हो गया और निकल हो गया जी। ठीक है, जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर है एक तो, प्लस निकल हो गया और प्लस जिंक हो गया जर्मन सिल्वर में। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर, एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर इसमें हमारे पास क्या रहेगा, एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि यहां पर हम जिंक नहीं, कॉपर, यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा कॉपर प्लस रहेगा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मेन देखो, ब्रास के अंदर भी कॉपर है, जर्मन सिल्वर में भी कॉपर है, यूरेका में भी कॉपर है, एल्यूमिनियम ब्रोंज में भी कॉपर है। तो बचा कौन सा हमारे पास, ये बच गया ड्यूरेलियम, हमारे पास जो है वो ये बचा हुआ है, इसके अंदर कॉपर नहीं होता, ये एल्यूमिनियम बेस्ट एलॉय होता है ड्यूरेलियम। ये क्या रहेगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से एक तांबे की मिश्र धातु नहीं है, बोल रखा है, ये देखो नहीं है। ठीक है, तो ये और सारी तो तांबे के धातु है, ये नहीं है। क्लियर बात, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे बढ़िया क्वेश्चन दे रखे थे, बढ़िया अच्छे तरीके से आप इनको सभी को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दे रखा है कि कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन अकर व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द कंडक्टर इज, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास कंडक्टर के बीच लगभग कितना हो तब कोरोना अकर होता है। तो ये आप सभी को पता है कि कोरोना जो हमारे पास है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके अंदर दे रखा है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसकी जो यूनिट होती है
वो केवी बटा में सेंटीमीटर लिख सकते हैं या केवी बटा में mm लिख सकते हैं, छोटी इकाई लिखे तो। बाकी हमारे पास यहां देखोगे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द कंडक्टर की बात करें कोरोना के अंदर तो वो 30 केवी बटा में सेंटीमीटर लिया जाएगा। ये ऑप्शन देखो, फीट कट गया, मीटर कट गया, किलोमीटर कैंसिल है, तो mm हमारे पास है या फिर ये है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ई होगा। ठीक है, कोरोना याद रखना, कोरोना से हमारे पास O3, ठीक है, जो ओजोन, इसके अंदर ओजोन गैस जो है वो बनती है कोरोना के अंदर ट्रांसमिशन लाइन में। चलते हैं नेक्स्ट। एक लेड एसिड सेल में अत्यधिक लेड सल्फेट के निर्माण का निम्न में से क्या कारण होता है? ठीक है, यहां बोल रखा है कि व्हाट इज द कॉज एक्सेसिव लेड सल्फेट, कि लेड सल्फेट का ज्यादा बनना लेड एसिड बैटरी में, तो क्या दिक्कत हो सकती है इसके अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले देखो भी, लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल इनएक्टिव, लंबे समय तक आपने सेल को यूज नहीं किया तो ये भी दिक्कत है एक प्रकार की, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब दो तो सही हो गए, तो बाकी फिर तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। तो कंटिन्यूअस चार्जिंग एट लो वैल्यू, निम्न वैल्यू पर लगातार हम उसको चार्ज करते रहे तो उस दिक्कत में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेड सल्फेट फॉर्मेशन होके नीचे झट जाता है, गिर जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। उसके बाद एक सिंक्रोनोस्कोप का क्या कार्य है, ये पूछ रखा है कि सिंक्रोनोस्कोप है उसका क्या कार्य होगा, ये बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। सिंक्रोनोस्कोप से हमारे पास क्या होता है, तो फेज एंगल, एक फ्रीक्वेंसी, ये चीज ध्यान रखो। सिंक्रोनोस्कोप का मतलब हमारे पास क्या है, एक तो फेज एंगल को सेट करना, ये होता है। एक इससे हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक इससे हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड, उनको सेट कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब दो चीजों को एक बैलेंस में लेकर आना, लेवल में लेकर आना। ठीक है, वो होता है। तो सिंक्रो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंक्रोनोस्कोप, फेज एंगल को सेट करना। ये जो सिंक्रोनस मोटर है, अल्टरनेटर है, वहां पर बात आती है इसकी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। तो अब इसमें हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले दे रखा है टू डिटरमाइन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर, ना सिंक्रोनस स्पीड की मोटर को डिटरमाइन नहीं करना, बैलेंस करना है हमने। ठीक है, उसके बाद टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग, इनकमिंग अकेले का नहीं, दोनों का, टू सिंक्रोनाइज द इनकमिंग अल्टरनेटर विद द बस बार। ठीक है, टू मैच द फेज सीक्वेंस, ठीक है, नहीं है, एडजस्ट द वोल्टेज नहीं, तो इसका मतलब तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बन रहा है एक तो भाई। ठीक है, बी बनेगा। इसमें बस बार जो एनालाइज करते हैं इसको और पैरेलल में जोड़ते हैं इसके अंदर, तो बस बार हमारे पास रहेगी, बस बार को एनर्जाइज्ड करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो मेन हमारे पास क्या है, सिंक्रोनोस्कोप का फंक्शन क्या है, इनकमिंग अल्टरनेटर को बस बार से संयोजित करना, और वो भी किसमें, पैरेलल में संयोजित करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए? तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, पोल पिच ग्रेटर देन रहेगा किससे, वाइंडिंग पिच से, यही है। पोल पिच ग्रेटर देन वाइंडिंग पिच से। अब देखो चेक करो, पोल पिच ग्रेटर देन, इक्वल वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट कर दो आप, इक्वल वाले में ऑप्शन तीन हो गए, ये देखो तीन ऑप्शन कट हो गए। पोल पिच लेस देन, ये भी कट है, तो फिर तो हमारे पास एक ही बचेगा। ये आप सभी को पता है कि जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है इसके अंदर क्या रहेगा, पोल पिच हमारे पास ग्रेटर देन होता है किससे, वाइंडिंग पिच से। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, कॉइल स्पेन। अगर हमारे पास इसको हम क्या बोले, कॉइल स्पेन, कॉइल स्पेन जो होता है वो हमारे पास कम होना, किससे हमारे पास कम रहेगा, फुल पिच वाइंडिंग से। फुल पिच
जो वाइंडिंग होती है इससे कम होगा, ये चीज ध्यान रखोगे। तो ये रहेगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए। चलो नेक्स्ट, इन द ड्रम आर्मेचर, ड्रम टाइप का आर्मेचर है। आर्मेचर मेथड में आर्मेचर कोर इज सिमिलर इन द शेप ऑफ, आर्मेचर कोर हमारे पास एक ड्रम टाइप का है। अब ड्रम टाइप का हमारे पास है तो उसमें किस टाइप की जो आर्मेचर कोर रहेगी, देखो ड्रम टाइप का कैसे होता है इसमें कि ये बन जाता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का हमारे पास आर्मेचर रहेगा। अब ये जो आर्मेचर रहेगा ड्रम टाइप का, ये इसकी शाफ्ट हो जाएगी। तो ये जो आर्मेचर हमारे पास है, ये आप आर्मेचर आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है, ये आर्मेचर हमारे पास सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, ठीक है ना। तो ड्रम टाइप का हमारे पास आर्मेचर मेथड है, वो सिलेंड्रिकल टाइप का रहेगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ड्रम टाइप ना हो तो कौन सा हो सकता है, एक तो आपको ध्यान रखना आर्मेचर मेथड हो गया ड्रम टाइप का, एक तो हो गया ड्रम का, दूसरा हमारे पास इसमें होता है रिंग टाइप का, रिंग टाइप का। अब रिंग टाइप का हो तो वहां छल्ले वाला आएगा, छल्ले के समान, दोनों चीज ध्यान रखना। रिंग आर्मेचर होगा तो वहां क्या रहेगा, रिंग टाइप आर्मेचर होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिंग रिंग शेप्ड, और रिंग शेप्ड हमारे पास रहेगी, रिंग की शेप रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर मैकेनिकल प्रोटेक्शन इज प्राइमरी कंसिडरेशन विच टाइप ऑफ वायरिंग इज रिकमेंडेड, ठीक है, यानी कि हमारे पास कौन सी ऐसी वायरिंग है जिसके अंदर मैकेनिकल जो मैकेनिकल सुरक्षा है एक प्रकार की, वो हमें मिल सके। तो देखो मेन चीज हमारे पास क्या है, कि जो हमने बिल्डिंग पर वायरिंग करनी है, किसी घर में किसी रूम पर वायरिंग करनी है, अगर आप मान लो सबसे पहले सीटीएस केबल वायरिंग करोगे, ठीक है, केब टायर शीट बोलते हैं इसे। सीटीएस केबल वायरिंग का मतलब सीधी केबल लगा देनी दीवार पर, इसमें कोई मैकेनिकल सुरक्षा नहीं है, चोट लगेगी, टूट सकती है, ठीक है। कैशिंग कैपिंग का मतलब हमने कैशिंग कैपिंग कर दी, जो कैशिंग लगा दी उसके बाद ऊपर कैप लगा दिया, दीवार के ऊपर लगेगी, ये भी जो दीवार के ऊपर लग रही है वो तो मैकेनिकल उनकी मजबूती नहीं होती। दो ऑप्शन कट गए, एनी ऑफ दी अबव, ये तो हमारे पास नहीं होगा। लेड शीथड वायरिंग, ये भी हमारे पास दीवार के ऊपर लगेगी। तो मेन क्या रहेगा, अगर अंडरग्राउंड कंड्यूट वायरिंग करेंगे, दीवार के अंदर हम वायरिंग करेंगे, उसमें क्या रहेगा हमारे पास, उसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी कंसिडरेशन रहेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। चलो ELCB काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB का होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग करंट जो हमारे पास वो कितनी होती है, वैसे अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ट्रिपिंग करंट हमारे पास एग्जैक्ट इसकी वैसे ये मान रखी है, ठीक है ना, 30 मिली एम्पियर इसकी ट्रिपिंग करंट होती है, ये चीज ध्यान रखना, 30 मिली एम्पियर। और शायद आंसर की के अंदर थोड़ा सा अलग दे रखा है इसमें, ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना, 30 मिली एम्पियर इसका ये सही रहेगा। क्लियर बात। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि ल्यूमेन बटा में 4 पाई काफी बढ़िया है, किसके तुल्य है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि ल्यूमेन डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। ल्यूमेन किसकी यूनिट है, ल्यूमेन है जी ल्यूमिनस फ्लक्स की, ठीक है। 4 पाई हमारे पास कहां आता है, 4 पाई जब हम पूरे कंप्लीट सफियर की बात करें, सफियर की बात करें, सफियर का जो सॉलिड एंगल होता है, सफियर का सॉलिड एंगल 4 पाई रहेगा। तो यहां पर किसका जिक्र है, ये है सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल। तो अब हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स बटा में सॉलिड एंगल, ये क्या होता है, ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और आप सभी को पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें
तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो होती है कैंडेला, ठीक है, जिसकी इकाई कैंडेला। तो हम बोल सकते हैं लक्स तो नहीं, कट गया ऑप्शन, ठीक है, इसका मतलब ए वाला कट हो जाएगा। कैंडेला ठीक है, और कैंडेला को ही कैंडल पावर बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, इसका मतलब डी उत्तर इसका सही होगा। पूरा डिटेल से बता दिया, याद रखना ये बातें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप सभी के पास, अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस डायोड का यूज करते हैं? तो अल्ट्रा हाई स्पीड है स्विचिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, टनल डायोड जो होता है, ठीक है, टनल डायोड, इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जेनर डायोड हमारे पास एक प्रकार का रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, जो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है हरियाणा के अंदर ही। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है, पूछ रखा है ट्रांजिस्टर परिवार का सदस्य। तो सबसे पहले देखो IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, पहली बात। दूसरा हमारे पास मोसफेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और फील्ड इफेक्ट, सारे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यहां पर बीजेटी बाइपोलर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहां पर यूजेटी यूनी जंक्शन, यूनी जंक्शन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और यहां हम बात करें ट्राइक, ट्राइक का मतलब क्या रहेगा, ट्रायोड, ट्रायोड अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट्स। चलिए, तो अब एक बात देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है? ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब ये तो है, यहां भी ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब ये भी है, यहां भी ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब ये भी सदस्य है, यहां भी ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब ये भी सदस्य है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ट्राइक जो है वो ट्रांजिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है। तो फिर ट्राइक कौन से परिवार का सदस्य है? तो ट्राइक हमारे पास जो है वो किसका सदस्य रहेगा? ट्राइक जो होता है वो थायरिस्टर, थायरिस्टर जो फैमिली होती है ना, थायरिस्टर फैमिली का सदस्य है ये ट्राइक, ट्राइक है, डाइक है, ये सारी। चलो, एमीटर में शंट का क्या कार्य रहेगा? एमीटर के अंदर अगर शंट की बात करें तो आप सभी को पता है एमीटर होगा कोई एक, ये एमीटर है, यहां पर हमने लोड लगा दिया। अब इस एमीटर की रेंज बढ़ानी है और इसमें शंट में कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो इस रेजिस्टेंस का क्या कार्य होगा? यहां से जो करंट आएगा, इस करंट को दो भागों में यानी कि बांट के बाईपास कर देता है प्रकार से, ठीक है। डिक्रीज सेंसिटिविटी का कोई मतलब नहीं है, इंक्रीज रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, बाईपास द करंट, बिल्कुल सही है, टू बाईपास द करंट, ये ऑप्शन इसका सही होगा। शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, इसे लगाते हैं RSH, इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, जो कि मैग्नीन का बनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना मैग्नीन किस किस से मिलकर बनता है, बताना कमेंट सेक्शन में। ये बताओ भाई, एक सीधे धारावाहिक, यानी कि इसमें देखो एक बात मैंने आप सभी को बता रखी है क्लास के अंदर कि कहीं भी स्ट्रेट कंडक्टर का जिक्र आए ना, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का जिक्र आ जाए, इसका मतलब एक बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन हमें पता है I, तो इसके चारों ओर हमें क्या पूछना है, इस चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट ऊपर है
तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो ये रहेगी। तो ये जो रूल हमारे पास किसके अंदर होता है, ये रूल हमारे पास कॉर्कस्क्रू रूल नहीं है, फ्लेमिंग रूल नहीं है, स्विमिंग रूल नहीं है, तो मैन हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड थंब रूल इसके अंदर आएगा। राइट हैंड थंब रूल यानी कि इसके चारों ओर ये जो उंगलियां है ये क्या बताती हैं, चारों ओर उंगलियां हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, लाइंस की दिशा। ठीक है, ये बताइए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा। हाँ, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए सही संबंध का चुनाव कीजिए। तो आप सभी को पता है स्टेप अप की कंडीशन है। चलो, स्टेप अप का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए प्राइमरी वोल्टेज से, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा, स्टेप अप के लिए जो सेकेंडरी करंट है वो कम होना चाहिए प्राइमरी करंट से। ठीक है जी। तीसरा, यहाँ पर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो है एस है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, इसके अंदर प्राइमरी टर्न से। बस आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन आप हमें चेक करनी है। ये आइसोलेशन के लिए, इसको आप छोड़ सकते हो एक बार। यहां देखो, सेकेंडरी हमारे पास वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी वोल्टेज से, ठीक है, सेकेंडरी करंट ज्यादा नहीं होगा, ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, यहां चलो, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा, ठीक है, फिर सेकेंडरी करंट ज्यादा, ये कट हो गया। यहां देखो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा, तो इसमें सेकेंडरी करंट कम, फिर यहाँ देखो सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम कर दिए, ये कट गया ऑप्शन। दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन कट करो बस। यहाँ देखो सेकेंडरी वोल्टेज कम कर दी, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन एक ही बचेगा, कुछ नहीं करना आपको, बस ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है ऑप्शन कट करो, करना क्या है, ऑप्शन कट करोगे तो आसान हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे पता है बच्चे गलती करते हैं, जल्दबाजी में गलती करते हैं। आपको करना क्या चाहिए, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको आप कट करो और खुद से आप बनाकर देखो, तब बात बनेगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें 25 ही क्वेश्चन थे अभी, और बाकी जो आगे और है इसकी तरह से एक दो तीन पार्ट में डाल दूंगा इसके अंदर। ठीक है ना, दो तीन पार्ट है इसके, वो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि एक साथ आपको इसमें जो ऑर्गेनाइज हो, ये लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनके मैं पार्ट्स में अपलोड करूंगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ कोशिश करते हैं कि एक बार देखता हूँ मैं, इसके अंदर स्लाइड है तो अपलोड कर देते हैं, ताकि उसमें क्या रहे कि, हाँ ये रहा 35 क्वेश्चन, इसके अंदर जितने हैं वो हम कवर कर लेते हैं, आधे क्वेश्चन आधे अगले में कर लेंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता। एक एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता, ये बता रखा है भाई। ठीक है, आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। करंट को कम ज्यादा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ट्रांसफार्मर पावर को कम ज्यादा नहीं कर सकता, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा नहीं कर सकता। ये ऑप्शन में चेक कर लेते हैं बस। डिक्रीज आउटपुट वोल्टेज कर सकता है ये तो, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इनपुट करंट कर सकता है ट्रांसफार्मर। उसके बाद इंक्रीज, ये पावर आ गई, पावर का नाम आया, इसका मतलब पावर को नहीं बढ़ा सकता ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन है लेवल की बात, आप देखो बढ़िया लगेगा आपको। चलो नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। टिपिकल वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर विच कनेक्ट द जनरेटर आउटपुट टू द ग्रिड इज। ठीक है, मान लो सबसे पहले हमने जनरेट कर दी सप्लाई को, वोल्टेज हमने जनरेट की। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन है ये। उसके बाद जनरेट करने के बाद डायरेक्ट हम भेज रहे हैं सप्लाई, और यहां से हमारे पास जो है वो एक हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया। जनरेट कितनी करते हैं, जनरेट आप सभी को पता है, जनरेट हम करते हैं 11 केवी। ठीक है, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी 33 केवी करने लगे। 11 केवी को
ट्रांसमिट करने के लिए 132 केवी में पहले हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 33 केवी को ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहां देखो, जनरेटर आउटपुट को ग्रिड से संयोजित करता है, उसकी विशिष्टता पूछी है। जनरेटिंग से लेकर ग्रिड तक भेजे, आगे हम स्टेशन तक, ग्रिड स्टेशन तक भेजे, वहां की बात है ये। तो जनरेट हमने 11 केवी करना है, तो यहाँ पर 11 केवी जनरेट 132 ठीक है। ये 66 केवी जनरेट नहीं कर सकते, 132 जनरेट नहीं कर सकते, 66 नहीं करते, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारे पास ये डी सही होगा। इस टाइप में क्वेश्चन करोगे तब आपको बढ़िया लगेगा और सारे क्वेश्चन सही होंगे। 27 क्वेश्चन कर लिए, मेरे हिसाब से 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर थोड़े से मुश्किल है, बाकी जो है वो करवा रखा है, उसके हिसाब से सारी चीजें हैं। पावर सॉकेट के लिए अधिकतम लोड आप सभी को पता है, पावर सॉकेट का जिक्र आए और मैक्सिमम आपको लोड इसमें पूछ लिया जाए तो आपको पता है इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा 3000 वाट। और पावर सॉकेट के लिए 3000 वाट और 2 पॉइंट होने जरूरी है, ठीक है, 2 पॉइंट। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रखा है सेल टाइप के लिए। सबसे पहली बात, पावर ट्रांसफर क्षमता अधिक होती है सेल टाइप की, ये असत्य बात था नहीं आपको। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो क्या ये असत्य है क्या? ये पहला ऑप्शन। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का मुख्य नुकसान यह है कि इसका रख रखाव आसान नहीं है, क्या ये भी हमारे पास असत्य है क्या? उसके बाद हम देखें इसके अंदर उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, हानियां अधिक होती है सेल टाइप में। तो पहली बात तो है पावर ट्रांसफर क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल ठीक बात है भी सेल टाइप में, ये असत्य नहीं है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का मुख्य नुकसान यह है कि इसका रख रखाव आसान नहीं है, ये भी बात सत्य है, असत्य नहीं है। तो मेन हमारे पास असत्य क्या रहेगा, हानियां अधिक होती है इसमें, ये बात इसकी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसमें चेक करेंगे, 3 किस्में है केवल, ओनली 3 इसमें दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन की। सिंक्रोनस जनरेटर आर इनवर्सली, सिंक्रोनस जनरेटर हमारे पास किसके इनवर्सली है, ये पूछ रखा है। सभी तुल्यकालिक जनरेटर नियत रूप से खालिस्तान होते हैं, किसके जैसे हमारे पास नियत रूप से होते हैं, ये देखोगे आप। इनवेरिएबली, यहाँ पर इनवर्सली नहीं है, इनवेरिएबली दे रखा है, ठीक है, नियत के। तो अब हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो 3 फेज स्टार कनेक्टेड मशीन, सिंगल फेज तो नहीं छोड़ दो, सिंगल फेज नहीं छोड़ दो, 3 फेज डेल्टा, ठीक है, बी और डी, ये ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, फिर तो 3 फेज डेल्टा भी नहीं होता। तो मेन हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, जो सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है ये हमारे पास किसके रूप में नियत रहता है, ये रहेगा स्टार के लिए, ठीक है ना, स्टार कनेक्टेड मशीन ये होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक अल्टरनेटर फॉर विच टाइप ऑफ लोड विल आर्मेचर रिएक्शन बी डिस्टोर्शनल। तो मेन हमारे पास क्या है, अल्टरनेटर में किस प्रकार के भार के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया विरूपण होता है, विरूपण का मतलब हमारे पास दे रखा है डिस्टोर्शनल हमारे पास रहेगा, ये किस हिसाब से, कौन से हिसाब से रहेगा अल्टरनेटर के अंदर, ये पूछ रखा है इसमें। तो अल्टरनेटर में आप सभी देखोगे तो जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका डिस्टोर्शनल कौन से पे होता है, पावर फैक्टर जब हमारे पास यूनिटी होगा, यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ है, पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग, ऑप्शन नंबर सी। जब पावर फैक्टर हमारे पास यूनिटी होगा उस कंडीशन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन जो होगी उसे हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जिसे हम नॉर्मल कंडीशन लिखेंगे। और नॉर्मल कंडीशन हमारे पास जो रहेगी जिसमें आर्मेचर रिएक्शन जो बनती है वो रहेगा डिस्टोर्शनल, ठीक है, ये ध्यान रखना भी, इसका मतलब रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लग जाए फिर इंडक्शन मोटर का नाम ही खत्म है, इंडक्शन मोटर ही नहीं मानी जाएगी। फिर इंडक्शन मोटर क्या रही अगर दोनों स्पीड में बराबर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, एन एस पर चलता है और ये हमारे पास एक होती है रोटर की स्पीड, ठीक है। इंडक्शन मोटर चलती रहेगी, इसके अंदर रोटर की स्पीड है ये इसको पकड़ने की कोशिश करता रहेगा और मोटर हमारे पास चलती रहेगी, ये कभी इसके हाथ आएगा नहीं, ठीक है। अगर हाथ आ भी जाए तो क्या होगा, अगर हाथ हमारे पास आ भी जाए स्टेटर फ्लक्स वुड बिकम जीरो, इंडक्शन रोटर वुड बिकम सिंक्रोनस मोटर, losses would increase, मैग्नेटिक एज वेल एज हिटिंग इफेक्ट, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा लास्ट, रोटर टॉर्क वुड बिकम जीरो। तो मेन हमारे पास रोटर पर कुछ टॉर्क ही नहीं बनेगा, चलेगा नहीं सारा सिस्टम, तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई सही रहेगा। अगर एन एस बराबर ये दोनों ये इसको पकड़ ले, ये होगा नहीं कभी, ये कभी नहीं होता, एन एस बराबर हो जाए एन आर की, ये कंडीशन एक काल्पनिक बातें हैं, ये काल्पनिक बात अगर संभव हो जाए जहां पर दुनिया पलट जाए तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास जब रिलेटिव स्पीड हमारे पास जीरो हो गई, इसके अंदर इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड है ये जीरो होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो नो ई एम एफ, नो करंट, नो टॉर्क, कुछ नहीं बनेगा, फिर सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फिर तो ये हमारे पास बराबर हो गया, तो ये कंडीशन आप याद रखोगे तो रोटर टॉर्क वुड बिकम जीरो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ ये देखो भी क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर दो कंडक्टर है, ए और बी की लंबाई समान है, कंडक्टर ए का व्यास हमने कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, और कंडक्टर बी का व्यास हमने डायमीटर जो 20% कम कर दिया। दोनों चालकों के नए रेजिस्टेंस का अनुपात आपको इसमें पूछा है, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं हमारे पास जो कंडक्टर ए है उसके डायमीटर की हम बात करते हैं, जैसे कि कंडक्टर ए है उसका हमने क्या किया, उसका व्यास 50% बढ़ा दिया, ठीक है, 50%। तो पहले हमारे पास मान लेते हैं डायमीटर डी है, D1 मान लेते हैं, उसके बाद हमने दूसरे का जो डायमीटर बढ़ाया है वो कितना बढ़ा दिया, 50% हमने बढ़ाया है। इसका मतलब अगर 50% को लिखे तो 50/100 लिखेंगे, परसेंट का मतलब ये कैंसल, तो 0.5, ठीक है, ये हमने लगभग बढ़ा दिया इसके अंदर 0.5 D1 बढ़ा दिया, ठीक है। अब इनको आप जोड़ोगे तो हम इनको जोड़ने के बाद कितना लिखा जाएगा, एक यहाँ पर है D1 ये है, तो ये हो गया 1.5 D1, ठीक है जी। दूसरा कंडक्टर बी की बात करें तो घटाया है, कंडक्टर बी में 20% घटा दिया, 20% का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, 20% का मतलब ये कैंसल, तो 0.2 यही होगा और क्या। अब D1, ठीक है, अब हमने क्या किया इसके अंदर हमने घटा दिया, तो घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 0.2 D1, ये घटा देंगे हम, तो अब इसमें से ये घटाने के बाद 0.8 यही रहेगा और D1 ये हमारे पास, ठीक है। तो D1 की और डी इनकी ए की और बी की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमारे पास क्या पूछ रखा है इसके अंदर, हमें पूछ रखा है नए रेजिस्टेंस का अनुपात आर ए बटा में आर बी, आर ए बटा में आर बी, ठीक है, ये बताओ। आप सभी को पता है कि जो रेजिस्टेंस है और डायामीटर है उनका रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ग की, ये होता है हमेशा, उल्टा होता है। तो यहाँ आर ए में हम लिखे डायामीटर कितना है, ये डायमीटर हमारे पास हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1.5 D1 का स्क्वायर, ठीक है, बटा में इसका भी हमें बी का करना पड़ेगा, 1/0.8 D1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप देखो भाई
स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि 1/में 1.5 यानी 15, 15 का स्क्वायर लगभग कितना होगा 225, ठीक है 225, और D1 का स्क्वायर 0.2 के बाद यहाँ लगा दी हमने, ठीक है। यहाँ हमारे पास 1/में 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगी, ये होगा D1 का स्क्वायर। इसको पलट देते हैं 1.25 और यहाँ लिखा है D1 का स्क्वायर गुणा में, अब ये पलटेंगे तो 0.64 D1 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है इसमें। तो अब क्या रहेगा बटा में 1, इससे ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ऊपर क्या है हमारे पास है 64, नीचे क्या है 225, ये अनुपात आएगा। ये अनुपात कहाँ है भी, ऊपर तो 64 है, ये नहीं है, 64/में 625 नहीं है, ये तो कट ही गए, तो ऑप्शन ए की बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख सकते हो सॉल्यूशन कैसे हमने कर रखा है इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, जल्दी मिल जाएगा, कल तक आपको मिल जाएगी अगली क्लास।